गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत IPCC की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज है, साथ में कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए समझते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत किस प्रकार से 1972 के पश्चात 1979 में जलवायु परिवर्तन पर पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। उसके पश्चात 1983 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बर्टलैंड महोदय किए थे, और इन्होंने ही 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिस रिपोर्ट का आधार था टिकाऊ विकास या संधारणीय विकास, और यह जिसमें प्रकाशित किया गया उस पत्रिका का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर पत्रिका। तो आवर कॉमन फ्यूचर पत्रिका में इन्होंने इसको पब्लिश किया था। तो आइए अब उसी कड़ी में हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं कि अगली जो महत्वपूर्ण चर्चा है जो हमको समझना चाहिए वह है 1987। हम लोग चर्चा कर चुके हैं 1972, 1979 और 1987। इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं। अब जो चर्चा हमारी प्रारंभ हो रही है यह 1988 की घटना की चर्चा हो रही है, और यहां पर जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है यह है IPCC का गठन। तो हमको यह समझना है IPCC का गठन क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या था। अगर हमको यह कारण स्पष्ट हो जाएगा तो बातें समझना थोड़ा सहज हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें IPCC के विषय में, जो IPCC है का गठन 1988 में किया गया था, तो कारण ये था कि 1980 तक आते आते जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो मौसमी परिघटनाएं हैं इसमें हमको चरम यानी एक्सट्रीम मौसमी परिघटनाओं के लक्षण देखने को मिलने लगे। तो हम कह सकते थे जो दशक चल रहा था 1980 से 90 का दशक, यहां पे हम कह सकते हैं दशक 1980 और 1990 में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, क्या जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक्सट्रीम एक्सट्रीम वेदर, या जिसको कहते हैं अति मौसम की घटनाएं, अति मौसम की घटनाएं होती हैं, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम वेदर। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं या की घटनाओं, यहां पर की घटनाओं की बारंबारता बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर बात हो रही है कि 1980 से 90 के मध्य का जो दौरान था, इस दौरान क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक्सट्रीम वेदर की जो घटनाओं की बारंबारता है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। अर्थात एक्सट्रीम वेदर क्या होता है पहले तो यह समझना होगा। यहां पर अगर हम बात करें एक्सट्रीम वेदर की, तो एक्सट्रीम वेदर का तात्पर्य होता है कि अगर वर्षा हो रही है तो बहुत ज्यादा वर्षा, गर्मी हो रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी, बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा बारिश, ठंडक है तो बहुत ज्यादा ठंडक, अर्थात जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं मौसमी, इसमें एक्सट्रीम पोजीशन देखने को मिलता है, अति चरम मौसम की घटनाएं, उसी को कहते हैं अति चरम मौसमी घटनाएं। तो ये घटनाएं हमको 1980-90 के मध्य में बहुत ज्यादा देखने को मिली।
अर्थात इनकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए आखिर में एक्सट्रीम वेदर क्यों हो रहा है, इस समस्या का समाधान करने के लिए एक पैनल बनाया गया और लोगों ने कहा कि एक पैनल बनाया जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य ही होगा एक्सट्रीम वेदर के लिए जो उत्तरदायी कारण है जलवायु परिवर्तन, इसका विस्तृत अध्ययन करना। क्या करना? विस्तृत अध्ययन करना, जिससे हमको स्पष्ट हो सके कि किस कारण से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको तरह तरह की मौसमी परिघटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसीलिए आईपीडब्ल्यूसी का गठन किया गया और इसी आधार पर अगर हम देखें तो आईपीडब्ल्यूसी का जो नाम है यह इसके काम में ही छुपा हुआ है। आईपीडब्ल्यूसी जो 88 का है, इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो इसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल, क्या कहते हैं? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यहां पर इसका पूरा नाम है। इसका तात्पर्य है यह एक पैनल है। क्या है? पैनल है। और यह पैनल किसके लिए बनाया गया है? जलवायु परिवर्तन। लिखा गया ना, देखिए ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है यह किस पर कार्य करेगा? जलवायु परिवर्तन पर कार्य करेगा। अर्थात जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जो घटक हैं, जो फैक्टर हैं, उस फैक्टर का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक पैनल बनाया गया है। लेकिन यह जो पैनल है, यह पैनल कैसा है? इंटर गवर्नमेंटल है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यह पैनल कैसा है? इंटर गवर्नमेंटल है। इसका तात्पर्य है कि इस पैनल में किसी एक राष्ट्र की भूमिका नहीं, बल्कि जितने भी सदस्य राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के हैं उन सबकी यहां पर भूमिका होगी। क्यों? क्योंकि ये जो आईपीडब्ल्यूसी है, आईपीडब्ल्यूसी का गठन किसने किया है? यह स्पष्ट होना चाहिए। आईपीडब्ल्यूसी का गठन यूनाइटेड नेशन ने किया है। किसकी देखरेख में किया है? एक बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्हीं दोनों के दिशा निर्देश में आईपीडब्ल्यूसी का गठन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब बना था? 1951 में। कब बना है ये? ये बना है 1951 में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान। जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, केनिया नैरोबी में है। कहां पर है? केनिया नैरोबी में है। तो ये दोनों जो बॉडी हैं ये क्या करती हैं? इसका यहां पर काम है कि आईपीडब्ल्यूसी इन्हीं की देखरेख में काम करता है। किसकी देखरेख में काम करता है? तो इन्हीं दोनों की देखरेख में यह काम करता है। चलिए, आईपीडब्ल्यूसी क्या है ये बातें हमको स्पष्ट आ गई। आईपीडब्ल्यूसी एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर विस्तृत अध्ययन करना। किस पर अध्ययन करना है? जलवायु परिवर्तन पर विस्तृत अध्ययन करना है। और यह किसकी देखरेख में काम करेगा? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका तात्पर्य है यह जो पैनल होगा यह कैसा है? यह इंटर गवर्नमेंटल है। इसका तात्पर्य है इसमें किसी एक राष्ट्र का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन के जितने सदस्य राष्ट्र हैं वे लोग अपनी स्वेच्छा से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, कौन? पार्टिसिपेंट। कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें बुद्धिजीवी वर्ग करता है। कौन करता है? बुद्धिजीवी वर्ग। फिर कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन वेत्ता। जलवायु परिवर्तन का विस्तृत अध्ययन करने वाले जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें वैज्ञानिक वर्ग होगा। कौन होगा? वैज्ञानिक वर्ग होगा। इसमें पर्यावरणविद होगा। कौन होगा? पर्यावरणविद होगा।
इसमें भूगोलवेत्ता होगा। कौन होगा? भूगोलवेत्ता होगा। तो जितने भी इससे संबंध रखने वाले लोग हैं वे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग होंगे, स्वयंसेवी वर्ग होंगे, बहुत से सदस्य हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये बातें स्पष्ट हो गई। इसमें पार्टिसिपेंट जो लोग हैं या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको नॉलेज ना हो, ये हाईली कह सकते हैं अनुभवी व्यक्ति हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिया जाएगा, जो भी सुझाव दिया जाएगा, यह एथेंटिक होगा, क्योंकि यह एक प्रकार से व्यवस्थित पैनल है जो पूरा इसी पर कार्य ही करेगा। तो ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि IPCC का गठन 88 में किया गया था। उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन पर विस्तृत अध्ययन करना, जिसमें किसी एक राष्ट्र का नहीं बल्कि इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा। इसकी 2 नोडल बॉडी हैं जो इसकी देखरेख करती हैं, एक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशन ने किया था। फिर बात करें इसका पूरा नाम क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें पार्टिसिपेट बहुत से लोग करते हैं, शिक्षा से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पर विषय ये है, भाई ठीक है IPCC का गठन किया गया, कब किया गया? 88 में। तो IPCC में जो पार्टिसिपेंट लोग हैं ये इंटर गवर्नमेंटल है। कैसे हैं? इंटर गवर्नमेंटल है। इसका तात्पर्य है कि अगर एक ही क्षेत्र के लोग इसमें अगर पार्टिसिपेट करते तो ऐसे में इनका जो अध्ययन क्षेत्र होता है यह एक सीमित दायरे में होता। लेकिन इसका जो कह सकते हैं पार्टिसिपेंट हैं यह पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो जितने भी इसमें भागीदार लोग हैं ये लोग क्या करेंगे? अपने अपने क्षेत्र का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपनी रिपोर्ट IPCC को सबमिट करेंगे। और IPCC का पैनल क्या करेगा? फिर उस पर एक कॉमन रिपोर्ट पब्लिश करेगा। ये स्वाभाविक सी बात होती है कि भाई एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के बहुत से सदस्य होते हैं, फाइनल कह सकते हैं रिजल्ट तो ही देते हैं, लेकिन उससे पूर्व भी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो उसमें काम करती हैं। उसी प्रकार IPCC का जो पैनल है मुख्य तो निर्णय यही करता है, मुख्य प्लान यही करता है, मुख्य रिपोर्ट यही बनाता है, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है तो जो इसमें भाग लेने वाले लोग हैं ये अपने अपने क्षेत्र के आंकड़े को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके सब आंकड़ा किसको देंगे? IPCC को सबमिट करेंगे। और उसके आधार पर IPCC क्या करता है? एक फाइनल रिपोर्ट बनाता है। क्या करता है? एक फाइनल रिपोर्ट बनाता है। तो IPCC क्या करता है? अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है तो ये रिपोर्ट क्या है? इसको कहते हैं असेसमेंट रिपोर्ट। IPCC जो बना है 88 में, यह अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है और इस रिपोर्ट को कहते हैं असेसमेंट रिपोर्ट। और इसने अभी तक टोटल 6 रिपोर्ट पब्लिश किया है। इसकी जो पहली रिपोर्ट आई है असेसमेंट रिपोर्ट 1, यह आई है 1990 में। कब आई है? 1990 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी IPCC की रिपोर्ट जो पहली है, इसी के आधार पर 1992 में, कब? 1992 में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है रियो, या जिसको कहते हैं हम लोग पृथ्वी सम्मेलन। इस पर बृहद चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी प्रकार यह IPCC अपनी दूसरी रिपोर्ट पब्लिश करता है AR2, और यह रिपोर्ट आती है 1995 में। और 1995 में जब रिपोर्ट आती है तो इसी के आधार पर 1997 में आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या आता है? क्योटो प्रोटोकॉल। इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे बहुत विस्तृत तरीके से कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। इसी प्रकार जो इसकी तीसरी रिपोर्ट आती है AR3, ये आती है 2001 में। और इसी के आधार पर एक मारेकस समझौता बनता है। क्या बनता है? मारेकस समझौता बनता है, जहां पर एक फंड बनाया जाता है जिसका नाम है द स्पेशल, क्या नाम है? द स्पेशल क्लाइमेट चेंज, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। ये बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 2001 में मारेकस समझौता के तहत। हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे कि मारेकस समझौता क्या है, 2001 में कैसे यह
फंड बनाया गया और इस फंड का जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। कहां किया जाता है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड का हम लोग प्रयोग करते हैं, कहां पर? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। तो ये 3 रिपोर्ट हो गई। इसके पश्चात की जो रिपोर्ट है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अगली जो हमको रिपोर्ट देखने को मिलती है, मान लेते हैं AR4। AR4 जो आती है, ये आती है 2007 में, और 2007 में यह अपनी रिपोर्ट के प्रामाणिकता के आधार पर, एथेंटिक यानी उसकी सत्यनिष्ठा की जो प्रासंगिकता है, इन सबको देखते हुए कि यह रिपोर्ट कितनी एथेंटिक है, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसको, इसी संस्था को, असेसमेंट रिपोर्ट 4 जो 2007 की है, इसी के आधार पर इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। काफी ज्यादा प्रोमिनेंट संस्था है। आप सोच के देखिए कि जो संस्था अपने कार्य के बदौलत शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकती है, वह संस्था कितनी प्रमाणित होगी, या इसकी रिपोर्ट कितनी एथेंटिक होगी। क्योंकि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का यहां पर कोऑपरेशन नहीं है, बल्कि इसमें पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं कि जलवायु परिवर्तन किस कारण से होता है। उनके द्वारा यह पूरा जो आंकड़ा है इकट्ठा किया जाता है और उनके द्वारा ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो 2007 में यह अपने ही इस कुशल व्यवहार और कार्य के कारण इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो संस्था काफी प्रोमिनेंट है। इसी प्रकार इसकी जो अगली रिपोर्ट आती है AR5, यह आती है 2014 में, और यह भी रिपोर्ट काफी प्रासंगिक है। और कहीं ना कहीं इसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग आगे पढ़ते हैं 2015 में पेरिस जलवायु समझौता। क्या पढ़ते हैं? पेरिस जलवायु समझौता, इसका डिस्कशन करते हैं और इस पर भी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे कि किस प्रकार से AR4 रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई हैं, जो हमको समझना है और जिसके आधार पर हम अपना यह कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा जो पेरिस जलवायु समझौता होगा उसमें क्या टारगेट हमको रखना होगा। तो ये सारी बातें हमारी असेसमेंट रिपोर्ट 5वें से स्पष्ट होती है, जो 2014 में आई थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें, अगली जो रिपोर्ट आती है, यह रिपोर्ट आती है AR6, और AR6 जो रिपोर्ट आने वाली थी, यह आने वाली थी 2022 में। 2022 में क्या थी? प्रस्तावित थी, लेकिन 2023 में, कब? 2023 में आंशिक प्रकाशन हुआ है। क्या हुआ है? आंशिक प्रकाशन हुआ है, अर्थात इसका अभी एक सेगमेंट हमारे सामने पब्लिश हुआ है। तो असेसमेंट रिपोर्ट 6 क्या है, इसके बारे में भी हमको विस्तृत चर्चा आगे करनी है। असेसमेंट रिपोर्ट 5 क्या है, इसकी भी चर्चा हमको बहुत डिटेल में भविष्य में करनी है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो IPCC है, यह अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरा विश्व जगत के सामने यह आंकड़ा प्रस्तुत करता है कि हमारे लिए भविष्य कैसा होने वाला है। यदि हम अभी से उसके प्रति सतर्क नहीं हुए तो समस्याएं काफी विकट आने वाली हैं। इसलिए इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा विस्तृत तरीके से कौन करता है? IPCC करता है, और यही IPCC पूरी रिपोर्ट बना करके समय समय पर हम लोगों के सामने उपलब्ध कराता है, जो हम लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए IPCC के जो आंकड़े हैं मेरे लिए बहुत एथेंटिक हैं। तो IPCC के विषय में जितनी भी यहाँ पर चर्चाएं संभव थी, उन सब के विषय में हमने लगभग पूरा आपके सामने आंकड़ा प्रस्तुत किया है। हाँ, हम IPCC का AR5 क्या है, इसकी अभी तो चर्चा नहीं करेंगे। जब हम 2015 में पेरिस जलवायु समझौता का अध्ययन करने चलेंगे तो इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। इसी प्रकार जब हम बात करने चलेंगे 2022 में, तो वहां पर बताएंगे कि AR6 क्या है और किस प्रकार से इसकी प्रासंगिकता हमारे लिए क्या है, इसके विषय में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देश जो इसकी रिपोर्ट है AR1, AR2, AR3, इसके विषय में हमको बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो IPCC की पहली रिपोर्ट थी AR1, जिसका मुख्य मुद्दा ही था जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी घटकों
की विस्तृत चर्चा करना। तो उसने चर्चा करके अपनी पूरी रिपोर्ट पब्लिश किया और उसी रिपोर्ट को प्रासंगिक बनाने के लिए 1992 में एक सम्मेलन का आयोजन होता है जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन। तो हम लोगों का अब जो नेक्स्ट अध्ययन होने वाला है वह अध्ययन होगा पृथ्वी सम्मेलन का, जो 1992 की घटना है। तो हम लोग अब कल के क्लास में यह समझेंगे 1990 से 92 के मध्य में कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न हुई हैं और 1992 में किस प्रकार से पृथ्वी सम्मेलन अस्तित्व में आया है। इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर मिलते हैं अब कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।